लेट्स डिस्कस कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जेको इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 18750 पेएबल इमीडिएटली। इसका मतलब है ये ईयर जीरो के ऊपर हमारा कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। स्क्रैप वैल्यू जीरो दी हुई है। मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। आउटपुट वुड बी 1000 यूनिट्स पर एनम फॉर ईच ऑफ द 6 years ऑफ द मशीन लाइफ। मशीन की लाइफ कितनी है? मशीन की लाइफ है 6 years। ईच यूनिट अर्न्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5000। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होगा वो होगा 5। सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल कितना हो जाएगा? क्योंकि हर साल 1000 यूनिट है, तो हर साल कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 5। तो 5000 का कंट्रीब्यूशन पर एनम हमें हासिल होगा। कब तक हासिल होगा? 6 years तक हासिल होगा। तो ये कांस्टेंट है। एज्यूमिंग दैट द कैश फ्लो अराइज इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि हर साल एक जैसे कैश फ्लोज रहेंगे। व्हाट इज द पे बैक? और पूरे साल में भी वो इवनली अराइज होंगे। पे बैक पीरियड इन ईयर्स एंड मंथ्स। मंथ्स में भी आंसर देना पे बैक का। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि कांस्टेंट कैश फ्लोज है। तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, और साथ हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एनुअल जो वैल्यू है, इनफ्लो है, वो कितना है। वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको इजीली। और हमें मंथ्स में आंसर करना है, तो मंथ्स में आंसर करने के लिए फिर हम जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में निकाल लें, उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लें। सो लेट्स सी क्या आंसर हमारे पास आता है। अब देखें, इन्वेस्टमेंट है हमारी 18750, क्योंकि ये कांस्टेंट है कैश फ्लो 5000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18750 डिवाइडेड बाय 5000। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.75। 3.75 ईयर्स आंसर आ जाएगा, जो कि बनते हैं 3 years and 9 months बनते हैं। ये इसका शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेट करने का, जब कांस्टेंट कैश फ्लोज हो, वरना फिर हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ईयर लेंगे, कैश फ्लो लेंगे, और फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा सवाल, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम स्टूडेंट को ये पढ़ाते हैं कि जी आज आपकी जो वैल्यू है और जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, तो आज आपके पास जो पैसा मौजूद है वो ज़्यादा वर्थ है उसकी, एज कम्पेयर टू अगर आपको यही पैसा 2 साल बाद मिलेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन होती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक मसला आता है कि 2 साल के बाद अगर आपको 10,000 दिए जाएं तो आप उससे वो चीज़ नहीं खरीद सकते जो आप आज खरीद सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, $1 नाउ इज वर्थ मोर देन, नॉट लेस देन, नॉट इक्वल, इक्वल तो हो नहीं सकता, इज वर्थ मोर देन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि आज अगर आपके पास जो कुछ मौजूद है उससे जो आप कुछ खरीद सकते हैं वो आप 2 साल बाद नहीं खरीद सकते। दैट इज वाई वैल्यू आज हमारे लिए ज्यादा है। और रीजन इसका क्या होगा? इसका रीजन होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से मनी की जो वैल्यू होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिटेरियोरेट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, assuming that the cash flow arise at the end of each year, what is the discounted payback period in years and month? अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा हर साल के जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं डिस्काउंटेड कैलकुलेट करने के लिए। तो ईयर हो गया आपके पास, कैश फ्लोज आ गए, डिस्काउंट फैक्टर 8% पर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमें ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं वो कैश फ्लोज हम 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर साल कितने आएंगे और डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं।
ईयर 0 में 18750 का आउटफ्लो है, फैक्टर हुआ 1, आंसर आया 18750 और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो अभी नेगेटिव है 18750। अब पहला इनफ्लो इसमें ऐड करते हैं, 5000 का कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट ईयर में हमने निकाला था 5000 का कंट्रीब्यूशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर n 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 1 हमने कर दिया 0.925, 0.926 कर देते हैं 0.926, और ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 4630, 4630। सो 18750 का जो हमारा आउटफ्लो था पहले साल रिकवरी हुई 4630 की, 14120 का रिमेनिंग आउटफ्लो हमारा बचा। कैसे हम रिकवरी दिखाते हैं, हम इसमें से ये माइनस करते जाएंगे तो हमारी रिकवरी होती जाएगी। उसके बाद सेकेंड ईयर भी हमारे पास 5000 के कैश फ्लोज आए, फैक्टर हम पावर 2 कर देते हैं, तो हमारे पास सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.857, इससे मल्टीप्लाई किया 5000 को 4285। अब 14120 माइनस में से 4285 हटा दें, रिकवरी कितनी हो गई 9835, बाकी बच गया। जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे। तीसरे साल भी कांस्टेंट कैश फ्लो और फैक्टर हमारे पास जो है वो है 0.794, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है 3970, अब भी ये पॉजिटिव नहीं होगा 5865, अब भी ये नेगेटिव है। इसका मतलब है 3 तो कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं। फोर्थ ईयर में गए 5000 का दोबारा हमने कंट्रीब्यूशन लिया, फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.735, उसका कैश फ्लो हमारे पास आया 3675। अब 5865 में से जब ये माइनस करेंगे तो आंसर आता है 2190, 2190 माइनस में आंसर आ रहा है। अब भी ये माइनस में आंसर आ रहा है, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ, एक साल और आगे बढ़ेंगे। 5000 लिया, फैक्टर हमारे पास आ गया 0.681, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3405। अब देखें ये वैल्यू माइनस में है 2190 और ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि रिकवरी हो गई और 1215 का पॉजिटिव बैलेंस आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जी पे बैक 5 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन पे बैक टेक्निकली 4 और 5 के दरमियान मुकम्मल हुआ है। तो हम कहेंगे 4 ईयर्स पूरे हो गए, एंड अगर हमें मंथ में आंसर निकालना है या डेसिमल में निकालना है तो जो फोर्थ ईयर के एंड पर नेगेटिव वैल्यू थी और जो फिफ्थ ईयर के ऊपर इनफ्लो आया था उसको डिवाइड कर दें। अगर मंथ में आंसर निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 2190 ये आउटफ्लो था, 3405 का इनफ्लो आया, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.71, तो हम कहते हैं रफली ये 8 महीने बनते हैं, 4 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, ये आंसर होगा। और अगर हम 2190 डिवाइडेड बाय 3405 कर दें और उसमें 4 प्लस कर दें तो 4.64 ईयर्स बनते हैं। तो ईयर्स में आंसर करना है या मंथ में आंसर करना है, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पार्ट देखें, तो यहाँ पर नियरेस्ट हमारी जो वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे ईयर्स और इतने मंथ्स को हम राउंड ऑफ कर देंगे। अगला सवाल है, यूजिंग अ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 8%, व्हाट इज द एनपीवी ऑफ परचेजिंग द मशीन। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर 8% है और मशीन परचेज करनी है, तो इसी टेबल को हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इस टेबल में हमारे पास जो कैश फ्लो अराइज हो रहे हैं वो 6 साल के अराइज हो रहे हैं, और एनपीवी निकालने के लिए हमें जो कैश फ्लो लेने होते हैं वो टोटल लेने होते हैं जो भी हमारे पास कैश फ्लो आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एनपीवी हमें निकालनी है और कांस्टेंट कैश फ्लो है हर साल, तो लंबी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो एन्यूटी फैक्टर इस्तेमाल किया जाए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए।
हर साल अगर कैश फ्लो कांस्टेंट हो तो एन्युटी फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमें 5000 पर एनम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है हर साल, 1 till 5, 1 till 6, 6 साल। तो 6 साल है, तो डिस्काउंट फैक्टर है 8%। 8% के ऊपर हम 1 till 6 का एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एन्युटी फैक्टर हमारे पास आएगा 4.623। 4.623 एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। 4.623 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो इनफ्लोज आ रहे हैं, 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.623 प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे कि स्टूडेंट सिर्फ इसको रट रहे होते हैं, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझा जाए तो एग्जाम में अगर सवाल में कोई चेंजेस आती हैं तो हम उसको इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 6 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग 8% डिस्काउंट रेट ये बनती है। इनिशियल कॉस्ट अगर इसमें से माइनस कर दी जाए जो ईयर जीरो के ऊपर है, तो हमारे पास ईयर जीरो के ऊपर 18750 है इनिशियल कॉस्ट, वो इसमें से माइनस कर दी जाए तो एनपीवी आ जाएगी, और एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट फीजिबल है। 4365, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट फीजिबल है, तो आंसर है हमारा। और हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट इज फीजिबल, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर फायदा हासिल कर रहे हैं, नुकसान हमें नहीं हो रहा। हमारी जितनी भी कॉस्ट लग रही है 8% के ऊपर, हमें सरप्लस जनरेट हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब है सरप्लस जनरेट हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट हमारी कम है। अगला सवाल, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस टू 10%, 8% से अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमने एनपीवी निकाली थी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% पे चली जाती है तो एनपीवी डिक्रीज होगी। क्या एनपीवी डिक्रीज होगी? तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, याद रख लें, इनवर्स बिटवीन एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो एनपीवी गिरेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा तो एनपीवी बढ़ेगी। क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, जो डिस्काउंट फैक्टर है, वहां पर हम 1+r⁻n कर रहे हैं। तो ये जो r है ना, ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। अगर ये डिनोमिनेटर जब भी इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है वो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। डिनोमिनेटर में r डिक्रीज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दो आंसर हो गए गलत, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में भी ट्रू है और बी में भी ट्रू है। अब सेकंड देखें, द पेबैक मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ यूजफुल मेथड टू कंसीडर टाइम रिस्क। क्या पेबैक मेथड टाइम रिस्क के बारे में बता रहा होता है, यूजफुल मेथड है? तो यस, पेबैक मेथड आपको क्या बताता है, आपकी रिकवरी पीरियड, कितने साल में आप ये प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। पेबैक हमें ये नहीं बताता कि हम इस प्रोजेक्ट से कमाएंगे क्या। तो पेबैक ये फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए है। तो जितना टाइम ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा, जितना टाइम कम होगा उतना रिस्क कम होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि पेबैक मेथड जो है वो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक और सवाल देखते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन सेवरल प्रोजेक्ट्स, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू 3 ऑफ द प्रोजेक्ट। 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। प्रोजेक्ट नंबर 1, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 1,19,000 की एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यह बात जहन में रखें, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है ईयर जीरो, इमीडिएटली। जब भी लिखा होगा स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तो इमीडिएटली लेंगे, या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लिखा हुआ होगा तब भी इमीडिएटली ले लेंगे। तो 1,19,000 की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईयर जीरो के ऊपर। नेट कैश फ्लोज हमारे पास अराइज हो रहे हैं 13,500 पर एनम इन परपीचुअटी।
परपीचुटी का मतलब क्या होता है? परपीचुटी का मतलब होता है कि ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअस है, इनडेफिनेट है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुटी का फॉर्मूला होगा कि जब भी परपीचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि 13,500 जो हर साल मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो परपीचुटी का फॉर्मूला होता है 1/r। इससे हम क्या निकालते हैं? ये होता है परपीचुटी फैक्टर। कांस्टेंट परपीचुटी जब होती है ना, एक जैसा अमाउंट होगा, कांस्टेंट सेम, तो ये परपीचुटी फैक्टर आप निकालें और इसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दें। कैश फ्लो लें कांस्टेंट और इसे मल्टीप्लाई कर दें 1/r। आर क्या है? आर है हमारा डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट हम ढूंढते हैं। डिस्काउंट रेट नीचे दिया हुआ है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होता है, तो हमने 10 से 10% का मतलब होता है 10, हमने 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 1/0.10 आंसर आया 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 13,500, 1,35,000 आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज। अब ये सिर्फ इनफ्लोज आए हैं हमारे पास। अब हमारी इनिशियल कॉस्ट लग रही है 119, तो 135,000 हमारे कैश फ्लोज आ गए, हमारी इनिशियल कॉस्ट लगी 119, वो हमने इसमें से माइनस कर दी, तो 16,000 का हमारे पास आ गई एनपीवी। तो यहां से हमें परपीचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका पता लगा और एनपीवी निकालने का तरीका पता लगा। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट 1, जिसमें परपीचुटी है, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द नियरेस्ट 1000, सो आंसर इज 16,000। अगला सवाल है, आईआरआर कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट 2 का टू 1 डेसिमल प्लेस। आईआरआर निकालना है। प्रोजेक्ट 2 के अंदर क्या दिया हुआ है? इतनी इन्वेस्टमेंट लग रही है बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में, एनपीवी 20% के ऊपर निकाल कर दी हुई है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हमें आईआरआर निकालने के लिए एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी यूज करनी पड़ती है। इन्होंने एक निकाल के दी हुई है 20% के ऊपर, एनपीवी आ रही है 23,000 नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव ढूंढनी पड़ेगी। और वो पॉजिटिव हम देखते हैं किसके ऊपर आती है, तो हम 10% ट्राई कर सकते हैं, 10% पे निकाल लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10% डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर, 0.909 फैक्टर है, 0.826 फैक्टर कैसे निकाल रहा हूँ, 1 + 0.10 पावर 1, 0.751 683 621, ये कन्वर्ट हो गए प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, ये आ गई हमारी पीवी। और फिर हम सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 60,000 इंटू 0.909, 54540, 65,000 इंटू 0.826, 53,690, 70,000 इंटू 751, 52,570, 68,300। अच्छा, क्योंकि हम आईआरआर निकाल रहे हैं तो आईआरआर का मतलब क्या होता है? आईआरआर की जब भी डेफिनेशन की जाती है तो स्टूडेंट कहते हैं आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, तो वो क्या आएगी, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी जीरो कर देगी उसको। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो हम अभी वैल्यूज निकाल रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। 54,540 प्लस 53690 प्लस 52750 प्लस 68,300 प्लस 52785, ये आ गया हमारे पास 282065। इनिशियल कॉस्ट कितनी है? 2,41,000, माइनस कर दी 41,065, तो एनपीवी आ गई 41,065, किस डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर? 10% के ऊपर।
तो अब 10% पे आ रही है पॉजिटिव एनपीवी और 20% पे आ रही है नेगेटिव एनपीवी। तो आईआरआर के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। डिस्काउंट रेट इसके ऊपर एनपीवी पॉजिटिव आ रही होती है, वो लोवेस्ट डिस्काउंट रेट उसको हम ले लेते हैं 10%, वो लिया हमने, प्लस का साइन डाला। 10% के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही होती है एनपीवी 41065, उसको हमने न्यूमरेटर में रखा ऊपर, डिवाइड क्या किया, उसको दोबारा नीचे डिनोमिनेटर में रखा, माइनस का साइन लगाया, और 20% के ऊपर जो नेगेटिव एनपीवी थी 23,000 वो लिख दी, 23,000 माइनस, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 20% रेट जो बड़ा था माइनस स्मॉल रेट 10%। ये फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन का। पहले लोवेस्ट रेट लिया, उसकी एनपीवी ली, और उसके बाद फिर आगे हमने वर्किंग की। तो अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो नीचे देखें, डिनोमिनेटर में देखें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10% से। अब हम पहले 41065 डिवाइडेड बाय 41065 प्लस 23,000, ये जो आंसर आएगा इसको 0.10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 10% ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तो 16.409 आंसर आ रहा है, 16.409 हमारे पास आ रहा है, जो कि इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। 1 डेसिमल तक आंसर कैसे करेंगे, तो 16.4 लिखेंगे, क्योंकि 4 के बाद 0 है, तो 16.4 आंसर होगा, और ये आ गया 16.4%। अच्छा, अब आईआरआर की वो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर एनपीवी 0 हो जाती है। एक और डेफिनेशन नोट करें आईआरआर की, कि आईआरआर इज द प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न। एक होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न उस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि रिलेटिव टर्म्स में दिया हुआ होता है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है परसेंटेज में दिया हुआ होता है, परसेंटेज में आता है आईआरआर, इसे कहते हैं रिलेटिव। और एनपीवी आता है अमाउंट में, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। तो एनपीवी एब्सोल्यूट मेजर है और आईआरआर एक रिलेटिव मेजर है। अगला सवाल देखें, कैलकुलेट द एनुअल नेट कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 का एनुअल नेट कैश फ्लोज निकालना है। प्रोजेक्ट 3 पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट होनी है 186,000 की, कांस्टेंट एनुअल नेट कैश फ्लोज आएगा 5 साल तक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 14%। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें आईआरआर दिया हुआ है, हमें ये पता है कि आईआरआर हमारे पास है, लेकिन हमें कैश फ्लो का नहीं पता। तो ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है कि कैश फ्लो नहीं दिया हुआ, तो हम इसको कैसे निकालें। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि आईआरआर वो डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही होती है वो 0 हो जाती है, राइट। तो अब यहाँ पर आईआरआर दिया हुआ है 14% के ऊपर, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू है इसकी ईयर 0 पर, वो है 1,86,000। इनिशियल कॉस्ट है हमारी -1,86,000, और हमारे जो एनुअल कैश फ्लोज हैं वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना। अच्छा, अगर हमें 0 करना है फॉर एग्जांपल, तो एनुअल कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 186,000 के बराबर होनी चाहिए, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी कि इसकी जो पीवी ऑफ एनुअल कैश फ्लोज हैं वो बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा 0, और उसे हम क्या कहते हैं आईआरआर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता लग गया कि जो एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना वो 186,000 होगी। अब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर, क्योंकि कांस्टेंट है,
और एन्युटी फैक्टर किस पे निकालना है? 14% पे निकालना है। और कितने साल का निकालना है? 5 साल का निकालना है। तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर बनता है 3.433। क्या बनता है? 3.433, 1 till 5 at the rate of 14%। एनुअल कैश फ्लोज हमें नहीं पता, यही हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी। प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली कि कितनी आएगी, 186,000। कैसे निकाली? ये हमने कहा कि इतना जो आपका आउटफ्लो है उसके लिए इनफ्लो भी इतना ही होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। ये बात रहे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो हमें पता लग गया। अब क्या करना है? अब 186,000 जो हमारे पास मौजूद है, ये जो फिगर है 186,000 की, इस फिगर को डिवाइड कर दें 3.433 से, तो आपके पास एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट बहुत दफा प्रॉब्लम में आते हैं मैथमेटिक्स की वजह से, कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर होता है। 54180 एनुअल कैश फ्लो कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर होता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं समझ पाते, ट्रिक नहीं समझ पाते, एज ए रिजल्ट वो सवाल में गलती कर देते हैं। तो 54180 हमने आंसर यहाँ पर निकाल लिया, 54180। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, if the company's cost of capital increased to 15%, which project would be invested in? Take your chosen answer। आज हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूम की थी 10%। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है। अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो जाती है तो हम कौन से प्रोजेक्ट को लेंगे, कौन से प्रोजेक्ट को छोड़ेंगे? तो देखें, प्रोजेक्ट 3 में IRR 14% है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो जाती है तो IRR 14% है। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट नंबर 3 तो बेकार हो गया। प्रोजेक्ट नंबर 3 तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, तो बेकार है। दूसरी बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 पर। प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमारे पास 1,19,000 की इनिशियल कॉस्ट है, और जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी 10% के ऊपर, तो वो आ रही थी 1,35,000। तो हम इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 3 हमने डिस्कार्ड कर दिया। प्रोजेक्ट नंबर 3 डिस्कार्ड हो गया। क्यों डिस्कार्ड हुआ? IRR इज 14% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब हम ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 15% कर दो। रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि IRR मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना हम कमा रहे हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 पर आ जाते हैं। 1 में हमारे सामने एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ था। 1 का 1 का हमारे पास एनुअल कैश फ्लो था 13,500 एनुअल, और ये परपीचुटी में था, परपीचुटी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले हमने 10% एज्यूम किया था। अब वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप 15 कर दें, तो जो परपीचुटी फैक्टर है वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.15। 0.15 कर देते हैं, 6.6667। और अगर हम कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दें परपीचुटी फैक्टर से, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो क्या आ रही है 90,000। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, जो भी हम कमाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारी जो इनिशियल कॉस्ट प्रोजेक्ट 1 में दी हुई है वो है 119,000। कॉस्ट हमारी इतनी है, कमा हम 90 रहे हैं। इसका मतलब है एनपीवी जब निकालेंगे तो वो एनपीवी क्या आएगी? वो एनपीवी नेगेटिव आएगी। क्या हम नेगेटिव एनपीवी पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं? तो आंसर है नो, डिस्कार्ड इट। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, प्रोजेक्ट 1 भी डिस्कार्ड हो गया, और हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 भी डिस्कार्ड हो गया। तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2। तो 3 तो वैसे डिस्कार्ड हो गया, 1 का उसने पूछा नहीं था, फिर भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 2 जो है हमारा, उसके क्या मामला थे। प्रोजेक्ट 2 जो है वो 14% के ऊपर 0 एनपीवी दिखा रहा है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट 3 दिखा रहा है।
प्रोजेक्ट 2 देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 2 में एनपीवी 20% थी तो वैल्यू आ रही थी -23,000। एनपीवी 10% है तो वैल्यू आ रही है 28,2065। अब हमें देखना है कि प्रोजेक्ट 2 में, अच्छा हमने प्रोजेक्ट 2 का आईआरआर निकाला था, 16.4% आ रहा था। तो ये भी क्लियर हो गया कि प्रोजेक्ट 2 का आईआरआर जो है वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 16.4 आ रहा था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने 15% एज्यूम की, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। सो एज ए रिजल्ट हमारा जो प्रोजेक्ट नंबर 2 होगा, वो प्रोजेक्ट नंबर 2 हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट नंबर 2 हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट कैपिटल बजटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एनपीवी निकालनी आनी चाहिए, कांस्टेंट कैश फ्लोज की और इरेगुलर कैश फ्लोज की। चाहे वो कांस्टेंट हो या इरेगुलर हो, इस तरह आईआरआर निकालना आना चाहिए कांस्टेंट कैश फ्लोज का और इरेगुलर कैश फ्लोज का। इसी तरह उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। पे बैक मेथड, सिंपल पे बैक मेथड, डिस्काउंटेड का आइडिया होना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।